नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जाति और मजहब की राजनीति विकास पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दल बीजेपी की राह पर चलने को मजबूर हैं। दरअसल कोई भी दल यह नहीं चाहता कि बीजेपी उनको हिंदू विरोधी के रंग से रंग दे। इसलिए जो दल अयोध्या जाने से बचते थे, आज वही राम को याद करते हुए अयोध्या जा रहे हैं। एसपी, बीएसपी, आप और कांग्रेस सभी अयोध्या जाकर मंदिर दर्शन कर उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल फूंकना चाहते हैं। दरअसल 2014 के बाद से देश में राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। 2014 से हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी सभी धुरंधरों को धूल चटाती हुई नजर आ रही है। इसलिए वो सभी सियासी दल सोचने पर मजबूर हैं जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में राम किसका बनाएंगे काम, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। सभी सियासी पार्टियां अयोध्या से चुनावी आगाज कर रही हैं। तो इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सीधे रुख करते सिद्धार्थनगर, जहां पर सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। और एसडीआरएफ की यूनिट हर जनपद में पहले से तैनात की गई है, जो बचाव और राहत कार्य में अपना योगदान दे रही है। जनपद के अंदर, सोहराबगढ़ जनपद के अंदर लगभग 75 से 80 हजार की आबादी डुमरियागंज जनपद में, डुमरियागंज तहसील में, और इतनी ही आबादी नौगढ़ तहसील में बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, दाल राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। छाता या बरसाती भी उपलब्ध करवाने का कार्य सभी पीड़ित परिवारों को किया जा रहा है। बाढ़ बचाव के साथ ही जहां पर लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, घरों में पानी आ गया है, उन सब पीड़ित परिवारों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था भी प्रत्येक जनपद में की जा रही है, जिससे कोई भी इस आपदा के समय भूखों न रहे। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए पूरी तरह अलर्ट करते हुए वर्तमान में जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध करवाने या बाढ़ और इस प्रकार की आपदा में सांप, बिच्छू और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के भी काटने की शिकायतें आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जल जमाव के कारण भी तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। डायरिया, हैजा आदि की भी शिकायतें आती हैं। इसलिए सरकार ने व्यवस्था की ओआरएस के पैकेट भी लोगों को उपलब्ध करवाए जाए, जिससे अगर कहीं भी कोई डिहाइड्रेशन से जुड़ी हुई, डायरिया से जुड़ी हुई कोई शिकायत आती है तो वो लोग ओआरएस घोल पी करके स्वयं की भी और परिवार के अन्य सदस्यों की भी रक्षा कर सके। बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आप मैंने अभी डुमरियागंज, सोहराबगढ़ के साथ ही डुमरियागंज, इटवा तहसील का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका निरीक्षण किया है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के ब्लॉक प्रमुखगण और अन्य जनप्रतिनिधि निरंतर यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यगण, ये सभी लोग
यहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपदा के इस समय में पूरी सरकार, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। हर संभव सहयोग हर एक बाढ़ पीड़ित को करेगा। और मैं आह्वान करूंगा सभी का, जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का, आम जनमानस का भी, कि बाढ़ के बाद तमाम जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को भी खतरे बनेंगे। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान चल रहा है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग का। स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग, ये सभी इसके साथ जुड़ेंगे। इसमें स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के माध्यम से, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के बारे में जागरूकता के माध्यम से उन तमाम प्रकार की बीमारियों से, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, डेंगू, मलेरिया, अन्य तमाम ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए भी विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। सभी इसके साथ सहभागी बने और हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। उसे बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य को उच्च स्तर पर आगे बढ़ाते हुए संभावित बीमारियों से बचाव के लिए अभी से तैयारी हर एक स्तर पर प्रारंभ हो। यहां पर संतोषजनक ढंग से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। जितने भी बाढ़ पीड़ित यहां पर आए हैं, प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाएं। जहां घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित शरणस्थल किसी शरणालय में लेकर के उन्हें वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जिन पीड़ित परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें अनुमन्य धनराशि तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, यानी नदी की धारा में विलीन हो गए हैं, उन्हें भूमि का पट्टा आवंटित करने के साथ ही वहां पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी उनके लिए कर दिया जाए, जिससे कोई भी पीड़ित घर के बगैर न रहे। किसी व्यक्ति की इस आपदा में दुर्भाग्य से मृत्यु होती है, बाढ़ के पानी में डूबने से 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। किसी के अंग भंग होता है, उस परिवार को किसी हिंसक जानवर या सांप के काटने से भी कोई व्यक्ति असमय कालकलवित होता है, उस परिवार को भी तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी का कोई पालतू पशु, भैंस, गाय, घोड़ा, बकरी बाढ़ की चपेट में आकर के मर जाते हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता देने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को भटकना न पड़े। पालतू जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करेंगे और प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के आम जनमानस की सेवा करते हुए हर एक व्यक्ति को राहत देंगे। मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा आप सबको कि जितने भी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, यहां पर बड़ी पैमाने पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उन सभी लोगों को हम लोग फसल के लिए अभी से सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण के साथ ही उन लोगों को भी मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए, फसल का मुआवजा भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने चाहिए, जिससे हर एक पीड़ित व्यक्ति के साथ शासन प्रशासन की सहानुभूति उसके साथ जुड़ते हुए उसे अधिक से अधिक राहत उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार सीएम योगी जो है वो जनता को संबोधित कर रहे थे और लगातार प्रदेश के विकास को लेकर उन्होंने बात की है। एक बार वापस से बढ़ते हैं चर्चा की ओर।
सभी सियासी पार्टियां अयोध्या से चुनावी आगाज कर रही हैं। 22 में अपने अपने राम हैं और इस पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, जरा सुनिए। ये अपने किए गए गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु राम के दरबार पहले जा रहे हैं और वहां जाकर माफी तवाफी करेंगे। पहले माफी मांगेंगे कि जो गलतियां हमसे पूर्व में हुई हैं, हे प्रभु श्री राम मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा रोड़ा बने रहे आपके मंदिर बनने में। हमने आपके कार सेवकों पर अत्याचार करवाए, हमारी सरकारों में हुए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब आपका जो रामराज स्थापित है, हम उसी रामराज में रहना चाहते हैं। इसलिए हम सब आपके दरबार में आए हैं और आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण की आधारशिला रखी गई है, उसमें हम भी अपना कहीं न कहीं सहयोग आज अयोध्या में आकर देना चाहते हैं। भगवान राम हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और संविधान भी सभी नागरिकों को इस बात का अधिकार देती है कि वो अपने अपने धर्म का अनुसरण करें। कांग्रेस पार्टी जहां आस्था का सम्मान करती है, वहीं राजनीति में जाति और धर्म का उपयोग करके सत्ता की रोटियां नहीं सेकती। कांग्रेस जोड़ने का काम करती है। भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है, वो हमारी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह या समाजवादी पार्टी की तरह राम के नाम पर छिपकर जनता के असल मुद्दों को दरकिनार नहीं करते हैं और ना करने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये देखिए आप। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं और यही बड़ा सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना है तो आपको अयोध्या के रास्ते से गुजरना होगा। और पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से ये पहले ही बार बार घोषणा की जाती है। और अगर हम बात करें तो हिंदुत्व कार्य को लेकर भी तमाम तैयारियां हो रही हैं। हमने देखा किस तरीके से सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, या फिर अगर हम बात करें अब तो खुद राजा भैया भी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। और ऐसे में जब 7 सितंबर को वैसे ही पहुंचने वाले हैं अयोध्या, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अब हाई हो चुका है। लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब वो पार्टियां अयोध्या जाने से कतराती थी, आज वो भी तमाम पार्टियां अयोध्या और राम का सहारा ले रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी को हरा सकें और उत्तर प्रदेश की सियासत अपने नाम कर सके। तमाम बड़े सवाल है और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त सचिन रावत जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी जो कि एसपी से हैं, वो एसपी का पक्ष रखेंगे। जनार्दन मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनार्दन जी। साक्षी दिवाकर जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, वो भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। सबसे पहले साक्षी जी आपसे मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर हर एक राजनीतिक पार्टी ये क्यों चाहती है कि हम अयोध्या का दौरा करें, क्योंकि वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो पहले अयोध्या जाने से कतराती थीं, आज वो भी अयोध्या का रुख कर रही हैं। देखिए, हमेशा से जब बात की जाती थी अयोध्या की तो सब ये जरूर बोलते थे कि हमारी आस्था उसमें है, लेकिन वोट बैंक खिसकने के डर से कोई इस चीज को सामने से जाके या आशीर्वाद भगवान राम दर्शन करने नहीं जा पाता था। परंतु जब अब समय देखा है उन्होंने कि जब भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के सब समाज की बात करते हुए भी अपनी आस्था का को बिना किसी डरे सबके सामने बोलती है, तो सब में शायद एक हिम्मत आ गई है और वही कॉपी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब सब अपने अपने जो आंदोलन की शुरुआत है वो अयोध्या की पावन धरती से कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 2022 ही बताएगा। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बार बार शुरुआत से जिक्र किया गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक तरफा आरोप लगातार लगाया गया कि बीजेपी जो है वो राम का सहारा ले रही है। सचिन राव जी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो किस तरीके से अयोध्या का रुख कर रही हैं, लेकिन पहले ये आरोप लगाते रहते थे तमाम पार्टियां, तमाम दल जो हैं कि बीजेपी जो है वो सत्ता पर काबिज होने के लिए राम का सहारा ले रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या अब अयोध्या का सहारा नहीं ले रही है? देखिए, प्रभु श्री राम जी हिंदू सनातन धर्म के आदर्श हैं और प्रभु श्री राम जी को विश्व के लोग मानते व पूजते हैं और सभी धर्म के लोग उन पर आस्था भी करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी को
राजनीतिकरण करना ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है, और उनके नाम को बेचना चुनाव के समय ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा। अच्छा। देखिए रही बात, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब सीता जी को रावण हरने आए थे, उन्होंने भगवा चोला पहना था और भगवा चोला पहन करके सीता जी को हरण करके ले गए थे। उसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ जी भगवा चोला पहनकर उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तरायण के नाम की, इन्होंने राम के नाम पर चंदे में जो चोरी की उसको देश की जनता ने देखा। जिस तरह से इनके जो ट्रस्ट बना था राम जी का, उसमें जो इनके आरएसएस के एक नुमाइंदे बैठाए गए थे, उन्होंने चंदा चोरी किया। लोगों ने चंदा दिया प्रभु श्री राम जी की आस्था को देख करके, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने चंदा चोरी किया। तो आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि प्रभु श्री राम जी को ये लोग चुनाव के समय याद करते हैं, उसके बाद में उनको छोड़ देते हैं। लेकिन आज जिस तरह से सभी दल कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर सभी दल मानेंगे प्रभु श्री राम जी को तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार है कि जो जिस धर्म को अनुसरण करना चाहेगा उसका पूर्णतः अधिकार रहता है। आज हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग प्रभु श्री राम जी को मान रहे हैं, उन पर आस्था रख रहे हैं, ये तो अच्छी चीज है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एजेंडा सेट करती है। अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। मतलब कुल मिलाकर ठीक है, आपने यहाँ पर कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, लेकिन क्यों कांग्रेस बार बार अयोध्या का रुख कर रही है? आप भी विकास की बात कीजिए ना, आप भी विकास की बात कीजिए, आप काम की बात कीजिए, आप स्कूल की बात कीजिए, आप जॉब की बात कीजिए। आप क्यों जा रहे हैं अयोध्या? अयोध्या में ऐसा क्या है? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हों या शीर्ष नेतृत्व का कोई भी पदाधिकारी हमेशा अयोध्या जाता रहा है, हनुमानगढ़ी जाकर के हनुमान जी के दर्शन करता रहा है, और जहां भी वो मंदिर थे सभी मंदिरों में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, पूरे देश ने माना और सभी लोग मान रहे हैं। और हम लोग अयोध्या देखिए, अयोध्या किसी की नहीं है, अयोध्या तो सभी की है। अगर हम आप सब दर्शन करने जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इवेंट मैनेजमेंट करेंगे तो ये गलत बात है। इवेंट जा रहे हैं सपा, ठीक है, इवेंट भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सचिन जी, यही तो बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी ने वादा किया था, जो उनके मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर पर फैसला जो है उसका इंतजार करेंगे, कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला आ गया, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके बावजूद भी अब जितने भी दल हैं वो लगातार यही राग अलाप रही हैं कि राम हमारे हैं तो राम हिंदुस्तान के हैं तो राम सभी के हैं। धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, सियासत का रास्ता क्या अयोध्या से ही जाता है? देखिए, आस्था एक ऐसी चीज है जिसकी जिसमें आस्था बन जाए, वो अयोध्या हो या कोई और जगह हो या कोई और भगवान, तो आदमी अपनी आस्था को याद करता है। जब कभी ऐसे समय में होता है, लगता है कि नहीं हमें और मजबूत होना चाहिए, तो आस्था को याद करता है। तो इसमें मुझे लगता है कि किसी तरह की आपत्ति किसी को हो तो वो बताए कि भाई कोई क्यों अयोध्या जा रहा है। धर्मेंद्र जी, अगर भगवान राम जी बताइए। धर्मेंद्र जी, आस्था का प्रतीक सिर्फ अयोध्या ही है क्या? वाराणसी भी तो है, चित्रकूट भी तो है। आपके कैमरे अगर देखे होंगे, नहीं मथुरा नहीं गए हम, अयोध्या नहीं गए, काशी नहीं गए, कि हम वहाँ पे भदोही नहीं गए, कौन सी जगह है जहाँ नहीं गए मुझे बताइए आप। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम को आप देख लीजिएगा, पीछे जाके फ्लैशबैक करोगे तो ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें वो किसी आस्था वाली जगहों पे ना गए हों। कोई ऐसी जगह नहीं बता सकते आप, पूरे प्रदेश में नहीं बता सकते आप। तो आप ऐसे कैसे कह सकते वहीं गए मतलब आपका कैमरा वहां पे है इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। नहीं, वो देखिए धर्मेंद्र जी, हम भी लगातार जब तस्वीरें देखते हैं, जब हम भी तमाम बयान सुनते, तो हमने कई बार ये सुना है कि वो पार्टियां, यानी कि समाजवादी पार्टी का ही मैं जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं पहले भी हमने देखा किस तरीके से अयोध्या का रुख कभी भी एसपी ने कभी भी करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब हालात ये हैं कि अब सबको ये विश्वास हो गया कि अगर सियासत पर कब्जा करना है, अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता पानी है तो अयोध्या जाना ही होगा। जनार्दन जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया है कि राम का नाम उछालना है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है? सचिन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि
आस्था का जहां तक प्रश्न है जी तो वो किसी के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है जी। लेकिन राम का नाम लेने के लिए अगर संविधान की दुहाई देनी पड़े कि संविधान सभी को मानने का अधिकार देता है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा जरूर होता है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए 22 का एक विषाद बीत चुकी है। हर व्यक्ति अपनी अपनी चीजों में अपने जो आगे बढ़ रहा है, जो चीजें चल रहा है, राजनीतिक अपनी पहल कर रहा है, उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने जरूर है। तो इस वक्त पर जब समाजवादी पार्टी ने इस तरह का एक अपना प्रयास किया है तो फिर उसको आस्था से जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी की बात होगी। क्योंकि यहाँ पर जब आस्था की बात आप करते हैं तो अभी पुराना आपका जब देखना शुरू करेंगे तो वहां पर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा। राम को, कृष्ण को और जो भी जितने भी हिंदुइज्म के देवी देवता है उनको मानने पर किसी पर वो नहीं है। लेकिन आप खुलकर कभी पास में सामने नहीं बोले। आपने जरूर शहरों में जाकर वहां पर किया, वहां पर पूजा अर्चना किया, लेकिन उसके मायने क्या निकले? तो कहीं ना कहीं पर ये जो अभी का जो मूव है, जो अभी के जो इनके प्रयास है, उसको राजनीतिक अगर आप देखेंगे राजनीतिक पहल की तरह तो उसको और स्पष्ट हम समझ सकते हैं। ठीक है साक्षी जी, अभी सचिन जी ने जिक्र किया कि काम की बात करना है, रोजगार की बात करना है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करना है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी है, लेकिन इन तमाम चीजों को अगर हम एक तरफ रखें तो जब अंत में अब चुनाव काफी नजदीक है, अब एक मुद्दा है सिर्फ राम। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो तमाम आरोप बीजेपी की तरफ लग रहे थे, जो तमाम उंगलियां बीजेपी की तरफ खड़ी हो रही थी, वो तमाम दल आज वापस से वो कर रही हैं जिसका आरोप पहले बीजेपी कर चुकी है? देखिए, विकास के मुद्दे पे अगर ये बात करें तो हमें तो बहुत खुशी होगी। पिछले 4.5 साल में जितना विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है इतना आज तक कभी नहीं हुआ है। परंतु ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे। इन्हें अब लग रहा है कि अगर राम जी ने हमारी नैया पार लगाई, अगर राम जी के बारे में हम बोल के आज से नहीं हमेशा से, देखिए अयोध्या को राम जी से जोड़ा जाता है और अब से नहीं पहले से, लेकिन वोट बैंक खिसकने के डर से ये लोग कभी बोल नहीं पाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और वहां पे इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं तो ये लोग भी अब हिम्मत जुटा रहे हैं बोलने की। तो विकास पे बात करें हम उसमें भी तैयार है, लेकिन बात यह है कि अब इन्हें लग रहा है कि राम जी के आशीर्वाद के साथ ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में इन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। यही कारण है कि ये लोग स्वयं बोलते रह गए लेकिन इनका काम नहीं बोल पाया। हमारा काम भी बोल रहा है और हम स्वयं भी बोल रहे हैं, और हमारे जिस चीज में आस्था है हम उसके बारे में खुल के बोलते हैं और हमेशा से बोलते रहे हैं। तो काम को लेकर आप बोलते रहे और लगातार कार्य भी करते रहे हैं। सचिन जी, अब आपने सुना यहाँ पर साफ तौर पर साक्षी द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने काम किया है, विकास को लेकर काम किया, और इसलिए आज कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रदेश में कानून व्यवस्था या फिर विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर सीएम योगी चेहरा नहीं होंगे, अगर राम मंदिर के जरिए चुनाव लड़ा जाएगा तो कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या बचेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नाकारा काम थे, जो इनका कुशासन था और जो इनका भ्रष्टाचार था, जो इनकी गुंडाई थी, और जातिगत मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनका काला चिट्ठा लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, इनके निकम्मे व नाकारा कामों का उजागर कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक कहावत बड़ी याद आ रही है। ये कहावत है कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए उसे कभी ना निभाई। यही लोग कहते हैं ना कि राम राज आ गया है 2017 के बाद। अगर राम राज आ गया है उत्तर प्रदेश में तो दलितों पे उत्पीड़न क्यों बढ़ा? हमारे ब्राह्मण समुदाय के 4.5 सालों में लोग क्यों मारे गए? हर वर्ग को डिटेन क्यों किया गया? रोजगार के नाम पर लाठियां क्यों दी गई? लगातार महिला अपराध में उत्तर प्रदेश को कैपिटल स्टेट बना दिया गया। यही रामराज है। अगर ऐसा रामराज आप लोग कल्पना कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा रामराज नहीं चाहिए, क्योंकि रामराज में हमेशा जो दलित, वंचित, शोषित तबका था, प्रभु श्री राम जी ने हमेशा उसको आगे लेकर के बढ़ाया था। जब लंका पे आक्रमण करने जा रहे थे प्रभु श्री राम जी, तो उनके मित्र, उनके साथ दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग थे और उनके साथ जाकर के उन्होंने रावण को हराया। तो आज जब आप राम की कल्पना कर रहे हैं, राम के नाम को बेच रहे हैं, अगर राम की कल्पना करके आप उत्तर प्रदेश को
आगे लेके जाते तो हम लोग बैठकर आपकी सराहना करते। आपके संकल्प पत्र में कितने दावे और वादे थे, आपने कितने पूरे करे, ये आपको ब्लूप्रिंट देना चाहिए था विधानसभा में। लेकिन मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे थे कि हम युवाओं के लिए 1 करोड़ लैपटॉप देंगे, और 4.5 साल के बाद, 4.5 साल के पहले इनके मैनिफेस्टो में भी था कि हम देखिए लैपटॉप की बात उत्तीर्ण को, अरे सुन लीजिए, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट की बात थी। और 4.5 साल के पहले जब इनका संकल्प पत्र आया उसमें था कि इनके टैबलेट देने की बात थी, स्मार्टफोन देने की बात थी। आज 4.5 साल के बाद वही युवा आज ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको तो स्मार्टफोन टैबलेट मिला नहीं, और उसका बजट निर्धारित किया 3000 करोड़ जी। तो आज मैं कह सकता हूं कि 3000 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन मिल जाएगा? अगर आपको 3000 रुपए में स्मार्टफोन मिल जाएगा तो आपने जो बजट निर्धारित किया, तो इसका मतलब ये भी झूठ का पुलिंदा है। तो कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? आपको जनता के बीच आना पड़ेगा, और जनता 6 महीने का इंतजार कर रही है कि आपने जो नकारा काम किए, आपने जो एक मतलब कुल मिलाकर किया, बीजेपी जो है वो लगातार झूठ का सहारा लेते आई है, विकास पर कुछ भी काम नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये तमाम आरोप जो हैं वो लगातार बीजेपी पर लगते ही आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में साक्षी जी, तमाम बड़े आरोप लगने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो अभी भी तमाम विपक्षी पार्टियां पूरी मशक्कत ये कर रही हैं किस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर बीजेपी को हराया जा सके, किस तरीके से बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को ये बताना चाहूंगी कि लैपटॉप या फिर मोबाइल तब काम आता है जब बिजली घर घर पहुंच जाए। तो जो 70 सालों में कार्य हो जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुए, ना मकान दिए गए। राजीव गांधी जी विद्युतीकरण का काम सुनिए यूपीए की सरकार ने किया था। वही राजीव गांधी जी ये भी बताते थे कि एक मैं बता तो रहा हूं। ठीक है साक्षी जी, माफ कीजिएगा, ठीक है, वापस से एक बार डिबेट का रुख करेंगे। साक्षी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मोबाइल देने का फायदा तब होगा जब घर घर में बिजली पहुंचेगी, जो 70 वर्ष में नहीं हुआ। अभी आप बता रहे थे, तो मैंने आपको बताया, राजीव गांधी जी ये भी बता रहे थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगी, जो आज तक कार्य हो जाने चाहिए थे, लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे, वो हम देने का कार्य कर रहे हैं। शौचालय देने के पहले बेसिक नेसेसिटी तो पूरी कर लें। लैपटॉप पहले भी बांटे गए, और किस क्वालिटी के बांटे गए हैं वो भी हमने देखे हैं। तो फिर जिस चीज का फायदा नहीं है वो नहीं कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो कार्य कर रही है जिससे लोगों को जो सही मायने में जो सुविधा मिल सके उनको वो मिले। पहले अभी तक, आज तक 70 साल हो गए, लेकिन आज तक लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, बच्चे आज स्कूल की इतनी दुर्दशा थी, वो सब कायाकल्प करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि 2014 से लगातार उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जनता वो फर्क महसूस कर पा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जनता अब किसको चाहती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, जिस तरीके से आप सुन भी रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार जमकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वही अगर हम बात करें तो बीजेपी भी लगातार ये जिक्र कर रही है कि अब जितने भी विपक्षी दल उनके पास कोई मौका नहीं, कोई मुद्दा नहीं, इसलिए लगातार बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में चुनाव है, समाजवादी पार्टी की अब रणनीति क्या होने वाली है, ऐसा क्या अलग करने वाली है समाजवादी पार्टी कि अब जनता के पास ऑप्शन एसपी का हो? मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि बाकी दल आरोप लगा रहे हैं, मैं तथ्य बता रहा हूं, ये आरोप नहीं, बिल्कुल सिद्ध है। जी। आपको अगर याद हो तो कोविड की जो दूसरी लहर आई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया था, उसके बाद जब ये पता चला कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही बोला था कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में PICU बेड का इंतजाम हो गया है, इसके लिए इतना पैसा एलोकेट हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि जो फिरोजाबाद में और आगरा में 100 बच्चों की मौत हो गई बुखार से, और बच्चों की स्थिति ये थी, या तो चेयर पे कहीं बैठ के अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, या बच्चे को जमीन पे लेटा के करवा रहे थे, अपने गोद में लेकर के इलाज करवा रहे थे। वो PICU बेड कहाँ चले गए, उसकी सूचना कौन बताएगा? बहन जी बता दें। दूसरी बात जो बहन जी बता रही है कि 70 सालों में बिजली नहीं पहुंची, मुझे तो शर्म आती है कि ज्ञान पे तरस आता है। आप इनसे पूछिए कि एक बिजली का प्लांट नाम बता दे। अभी मैं चैलेंज करता हूँ बहन जी, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले बहन जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ चैनल पे, आप एक बिजली प्लांट का नाम बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बनवाए हैं।
जब बनवाओगे तभी तो भेजोगे। कोई बनवा के दे दिया प्लाट, आप बिजली भेज दिए। किसानों के बिजली का बिल क्या हो गया, आप मुझे बता दीजिए। जो जिस घर में मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से, आपके मुख्यमंत्री ने बोल दिया, आपके प्रधानमंत्री ने बोला, मोदी जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश और भारत में किसी एक भी आदमी की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई। आप ये भी बोल दो, ये भी राम राज्य था। इस कौन सा ऐसा राम राज्य होता है जिसमें दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है? कौन सा राम राज्य ऐसा होता है जिसमें हिंदू को रात में जला दिया जाता है? ऐसा कौन सा राम राज्य होता है जिसमें दलित के साथ शोषण होता है? ऐसा कौन सा राम राज्य होता है जिसमें महिलाओं के साथ अपराध घटनाएं बढ़ जाती हैं? ऐसा कौन सा राम राज्य होता है जिसमें पेट्रोल का विकास होता है, डीजल के दाम का विकास होता है, सरसों के तेल का विकास होता है, अरहर की दाल का विकास होता है? यही आपका विकास है? यही लेके आए थे आप? 15 लाख रुपए खाते में डाल दें, वो कहां चला गया भैया आपका? आप जनता के बीच में जाने लायक नहीं बचे, मुंह नहीं दिखा सकते। मैं आप गारंटी ले सकता हूं, आपके 2 विधायक अगर याद हो आपको, आपके मुजफ्फरनगर के विधायक को लोगों ने भगा दिया गांव से, और आपके गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा के विधायक को वहां गंदे पानी में चलवाया। तो आप लोग तो गांव में जाकर प्रचार करने की स्थिति में नहीं बचे हैं, इसलिए मजबूरी में आकर के आपको नया नया सगुफा लाना है और लोगों को गुमराह करके लोगों को असल मुद्दे से भटकाना है। रही बात जो आप कह रहे थे कि डिबेट में आपके मुद्दे क्यों नहीं आते हैं, आप मुझे बताइए, आपने क्यों नहीं रखा शिक्षा का मुद्दा? आपने क्यों नहीं रखा आपके स्वास्थ्य का मुद्दा? स्वास्थ्य में मुझे बताइए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, पीआईसीयू बेड के कितने अस्पताल बना दिए हैं? मैडम यहाँ पर बैठी हैं, बता दें आगरा में कितने बने हैं और फिरोजाबाद में कितने बने हैं? इस पे ये बात नहीं बताएंगे। अभी देखना जब इनका टर्न आएगा, इन सब बातों पे नहीं बोलेंगी। अब बिजली के प्लांट के बारे में नहीं बोलेंगी, रोजगार के बारे में नहीं बोलेंगी। जो बेरोजगारी दर 2.5 गुना बढ़ गई है, सीएमआई की रिपोर्ट है। क्या सीएमआई की रिपोर्ट झूठी है? महिला के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, क्या झूठा है? छिनैती की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़खानी घटनाएं 400% बढ़ी हैं। ये एनसीआरबी का आंकड़ा 400% बढ़ी हैं। मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये कैसी बात कर रही हैं? इनको कुछ पता ही नहीं कहाँ क्या बोलना है। बस भगवान, अरे भगवान तो सबके हैं, वही है वो जो राम रची रखा, तो भगवान तो सबके हैं, भगवान के पास सब जाएंगे, सबकी अपनी आस्था है। उसके आगे उठ के देखिए कि भगवान राम ने आम नागरिकों के जीवन को किस तरह से सुलभ बनाने का काम किया था। इनको तो हर चीज में क्या करना है, लोगों को बेवकूफ बना के कभी चोरी कर लेना है। कफन चोर हो गए ये लोग। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। गाजियाबाद में आपका मुरादनगर है, वहां पे शमशान घाट की क्वालिटी इतनी खराब थी, शमशान घाट एक दिन पानी बरसा और गिर के 24 लोग मर गए। उस पे अभी ये नहीं बोलेंगी। शमशान घाट की दलाली करते हैं ये लोग, तो कफन चोरी करते हैं ये लोग, चंदा चोरी करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसका जो तमाम आरोप, ठीक है, जो तमाम आरोप आपने लगाए उनका जवाब भी ले लेते हैं। साक्षी जी देखिए, अपने आप में तमाम बड़े आरोप जो हैं वो लगातार लगते ही आए हैं बीजेपी पर, और मैं चाहूंगा इसका जवाब भी आप दें, क्योंकि जिस तरीके से धर्मेंद्र जी तो तमाम आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक सांस में तमाम आरोप गिना दिए। जरूरी है कि आप भी अपना पक्ष रखें यहाँ पर। देखिए, दंगों का प्रदेश कब कहा जाता था ये जनता भी जानती है और ये भी जानते हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये अपराध की बात कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। बलात्कार के रेट में 33.60% की कमी आई है, दहेज मृत्यु दर में 9.18% की कमी आई है, हत्या में 24। राव जी आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा राव जी बता रही हूँ। अगर आप बात कह ही रहे हैं, 2016 की तुलना में डकैती में 68.33% की कमी आई है, लूट में 66.34% की कमी आई है। तो ये जो अंतर आया है ये जनता बखूबी जानती है। इसलिए इस समय के राज्य, जो इस समय का कार्यकाल चल रहा है, उसे गुंडों की सरकार नहीं कहा जाता। 2016 से पहले जो चल रहा था उसे गुंडों की सरकार कहा जाता था। दूसरी बात, ये झूठे आंकड़े सुनिए पहले, मैडम ये झूठे आंकड़े, आप झूठे आंकड़े मत बनाइए, झूठे आंकड़े मत बताइए। सुनिए, महिला अपराध 2017 में 56,011 मामले दर्ज हुए थे, 2019 में 59,853 मामले दर्ज हुए हैं, 4,000 की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको बता दे रहा हूं एनसीआरबी के आंकड़े। छेड़खानी की आप सुन लीजिए, 2016 में 609 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई थी। सुन लीजिए, 2016 में 609 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई थी और 2020 में 2,441 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई है, जो 400 गुना बढ़ गया है। ये कहां से लेके आई आप? एनसीआरबी को पढ़ लीजिए, मेरे पास भी ये देख लीजिए, डेटा मेरे पास भी ये देख लीजिए, डेटा मेरे पास, ये कहां से लेके आप देख लीजिए ना, इसको आप देख लीजिए, आप दिखा दीजिए, ठीक है, आप दिखा दीजिए। ठीक है साक्षी जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है साक्षी जी, ठीक है बताइए ना, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। देखिए, हम 4 लोग बैठे हैं, बिजली किस रिपोर्ट का है? नहीं, आपने अगर यहाँ ठीक है, आप दोनों ने अपने अपने आंकड़े पेश किए। ठीक है साक्षी जी, धर्मेंद्र जी, आप दोनों ने अपने आंकड़े पेश किए। जनार्दन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने उत्तर प्रदेश की सियासत को देखा है, समझा है बखूबी, आप जानते हैं कि आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टियां कौन सा दांव खेलती हैं इन वक्त पर। आपको क्या लगता है, जंगल राज कब था? रोजगार किस पार्टी ने या फिर किस सरकार ने लोगों तक पहुंचाई? लॉ एंड ऑर्डर कब मजबूत था? और आपने देखा किस तरीके से साक्षी और धर्मेंद्र जी जो है लगातार तमाम आंकड़े पेश कर रहे हैं, आखिर उन आंकड़ों में सच्चाई कितनी है?
ये एक बड़ी विडंबना है कि दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं अपने जी। आंकड़े पेश कर रहे हैं और दोनों में ही समानताएं नहीं है। जी। तो ये तो मतलब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि इनका सोर्स क्या है, दोनों को देखना चाहिए। और जहां तक बात है कि सपा के बाद में जब भाजपा सत्ता पे काबिज हुई तो उसका एक प्रमुख कारण यही था और भाजपा ने नारा भी दिया था कि जो गुंडा राज है उसको समाप्त किया जाएगा। तो कहीं न कहीं सपा के कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं एक अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये भाजपा को लोगों ने अपना मत दिया। अब जो ये भाजपा के कार्यकाल में भी अत्याचार और इन चीजों घटनाओं तो आती रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पर संगठित क्राइम में, ऑर्गेनाइज क्राइम पर एक लगाम लगाई गई है। आपने देखा कि बड़े माफियाओं पर एक कार्रवाई की गई है, वो अभी भी चल रहा है, उनकी संपत्ति जब्त करने की चीजें और पुलिस का एक इकबाल कायम करने की एक प्रयास जरूर किया गया है। तो ये एक बदलाव आया है और बदलाव को जनता शायद समझती भी है। तो ये और ये जो मैं ये एक प्रवृत्ति देख रहा हूं, मैं काफी चीज चैनल्स में ये चीज देख रहा हूं कि आंकड़े जो बताए जाते हैं और वो जो असलियत है उसमें बड़ा डिफरेंस है। ये चीजों पर हम लोग बड़े विश्वास के साथ बोलते हैं कि ऐसा हुआ है और जबकि धरातल पर हम देखते हैं तो चीजें काफी बदली होती हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो राम के नाम का जो एक हमने नाम जपने के साथ में और साथ में सत्ता का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं इस तरह का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जनता समझती है, राम आस्था का प्रश्न है, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, राम आस्था का प्रश्न है, लेकिन आस्था के लिए भाजपा ने राम के लिए जो भी किया वो जनता ने सब देखा है। और जो समाजवादी पार्टी ने किया, जो कांग्रेस ने किया, सभी चीजें सामने हैं। तो राम के नाम पर, राम का नाम जपते हुए आप सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाएं तो ये भी जनता देखेगी और समझ लेगी और आपको जवाब देगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने देखिए तमाम आरोप जो हैं एक एक कर गिनाए, लेकिन एक आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है आप यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि जब हम ओवैसी को सुनते हैं तो उनकी तरफ से बार बार ये जिक्र किया गया, क्योंकि देखिए अब वो उत्तर प्रदेश की सियासत में वो उन्होंने भी अब कदम रख दिया है। 7 तारीख को वो आने वाले हैं अयोध्या, और ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में कुछ हिस्सेदारी जो है उनकी हो, और कहीं ना कहीं उसका रास्ता अयोध्या से ही होकर आता है। लेकिन हमने कई बार सुना है, ओवैसी ने भी ये जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बोलती तो है कि हम एमवाई का समीकरण जो है वो साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं वो सिर्फ एम पर ध्यान देती है, माफ कीजिएगा वाई पर ध्यान देती है, और एम को पूरी तरीके से किनारा कर दिया गया है। तो जब आपकी पार्टी के आइडियोलॉजी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? साहब, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे तो आपके बात पे सुन के तरस आ रही है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा से चलती है, जो लोहिया जी की विचारधारा है। अगर आप समाजवादी विचारधारा को नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। समाजवादी विचारधारा किसी भी में भेद करने का काम नहीं करती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, किसी में भेद नहीं करती है, चाहे ऊंच या नीच हो, चाहे गोरा हो, चाहे कोई काला हो। ये समाजवादी विचारधारा या मोई पता नहीं कहां से आप लेके आ गए। दूसरी बात, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओवैसी का बयान है। आप ही तो बोल रहे हैं, ये ओवैसी का बयान है, बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी बयान है, आप सुन भी सकते हैं, नेट पर आपके पास अवेलेबल होगा, आप सुनिएगा जरूर। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है, सुनिए तो सही। आपने देखिए आपने बीजेपी पर आरोप लगाए, मैंने आपको मौका दिया, आप आरोप लगाइए, उसका जवाब भी आपने सुना। ओवैसी की तरफ से जिक्र बार बार किया गया है कि एसपी जो है वो सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो सिर्फ गौर करती है वाई पर, जबकि एम को भूल जाती है। तो जब उनकी तरफ से तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उसको अब जवाब दें आप, ना कि मेरे ऊपर आरोप है। हाँ ठीक, ओवैसी जी ये भी कहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं। आप इस बात को बोलिए यहाँ पे कि मोदी जी जाके पाकिस्तान में बिल्कुल बोलूंगा। देखिए सुनिए, आप मुझे ये बताइए, मुझे क्या पूछना है, आप मुझे ये मत बताइए कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आपसे जितना पूछा गया अगर उसका जवाब है आपके पास, उसका जवाब अगर आपके पास है तो जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी, जो सवाल मैंने किया उसका जवाब है आपके पास, जवाब दीजिए। जो एमवाई बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा पर चलती है, पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, जो मिश्रा जी पूछ रहे थे कि ये जो सोर्स बता रहे डेटा का, मैं आपको आंकड़े बता दे रहा हूँ। जो मैंने आंकड़े बताए हैं एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो सारे आंकड़े हैं मेरे से। अगर कोई उसकी ऑथेंटिसिटी चाहता है उसको मैं दे दूंगा। अगली बात जो मिश्रा जी ने कहा कि यहाँ पे पुलिस का इकबाल कायम हो गया है,
विकास दुबे जैसे अपराधी ने किस तरह से पूरी पुलिस व्यवस्था पर इतना बड़ा कुठाराघात किया। कभी समाजवादी पार्टी सरकार में आप ऐसी घटना का जिक्र कर दीजिए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, हर तरह के लोग तैयार करके रखते हैं कि हम एक परसेप्शन बनाएंगे कि हम ये करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां ये हो रहा था कि सारे जिले में डीएम यादव हो गए। जब उसकी सच्चाई में आप गए तो ऐसा नहीं था बिल्कुल। आज मैं बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जितने थाने हैं 90% थानों में ठाकुर की पोस्टिंग है सचिव पे। इस पे कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, इसको कोई नहीं बताता है। अभी बादा में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें 15 पोस्टों का एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसमें 13 पोस्टों पे ठाकुरों की भर्ती कर दी गई। उस पे कोई एडवर्टाइज मतलब उस पे कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। ये कहेंगे नहीं कि ठाकुर की सरकार है, ठाकुर बात कर रही है। जब समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो उसमें उनको यादववाद दिखने लगता है। समाजवादी पार्टी ने बताइए जो फूलन देवी जी हैं उनके साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ था उसके साथ खड़ी मिली थी। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मोबाइल फैक्ट्री की बात करते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे बड़े नेता रहे हैं, कुर्मियों के लिए हम लोगों ने काम किया, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? निषाद के लिए हमने काम किया, आप कैसे कह सकते हैं? मल्लाह के लिए हमने काम किया, ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी महान दल के जो नेता है मौर्य समाज से आते हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहार, कोहार, लोहार, बड़ई, हम सबके लिए काम किया साहब। एक नाम नहीं, आप सैनी जी का नाम ले लीजिए, मुजफ्फरनगर में सैनी जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे। तो हम तो हर जाति हर धर्म के रिप्रेजेंटेशन को मानने वाले लोग हैं और उसमें देते भी हैं भागीदारी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं करते हैं कि हम भागीदारी कह के नहीं देते हैं। आप मुझे बता दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल पे क्यों बैठते हैं? स्वतंत्र देव सिंह जी स्टूल पे क्यों बैठते हैं? स्टेज पे इसको कोई नहीं दिखाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता हाथ छूने से मना कर देता है तो यानी ओबीसी को अछूत मानते हो। वोट लेने के लिए ओबीसी उनके काम का है, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात है, छूट की बात मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी बोलिए। मैं देखिए राजनीतिक समीकरण पे अगर बात करना चाहते तो मैं जरूर यहाँ पर समाजवादी पार्टी से एक बात कहना चाहूंगा। देखिए समाजवादी पार्टी जो जिसका एक बड़ा प्रभुत्व था पिछड़ों पर, उन्होंने पिछड़ों को भी संभाल के नहीं रख पाए। आप देखिए बाकी बातें जो करते हैं कि दलितों के लिए उनके लिए, लेकिन पिछड़े जाति के लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ संपूर्णतया नहीं है आज प्रदेश में। और यही कारण है कि भाजपा और अलग दूसरी पार्टियों ने और पिछड़ों ने अपनी भी एक पार्टी बनाई, पार्टियां बनी है, छोटी छोटी पार्टियों का प्रभुत्व है, क्योंकि वो संभाल नहीं सके। तो ये चीजें, ये जो अभी बात करते हैं राजनीतिक समीकरण पे बात करने चलता है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आस्था को राजनीति से जोड़ते हैं, आस्था को अपनी राजनीति से जोड़कर उसका लाभ लेना चाहेंगे तो कोई भी पार्टी हो, मैं भाजपा को भी इसी में सम्मिलित करता हूं, तो उसको भी जनता समझती है। मैं कहता हूं राम जी के लिए, श्री राम के लिए जिसने भी जो भी कार्य किए हैं वो जनता के समक्ष सभी सामने है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका वो रहता है, एक लूप होल है, मतलब एक लूप होल है बिल्कुल जिसको पूरा करने की आवश्यकता है। ठीक है रावत जी। अभी रिसेंटली अबुद्दीन जी ने जो अभी रिसेंटली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया जी, लेकिन अखिलेश जी ने उनको बिल्कुल पूरी तरह बाहर कर दिया था। तो एक बार उनको मना किया गया, फिर अभी चुनाव देखते ही फिर सम्मिलित करके एक उदाहरण है। मैं जवाब दे दूं? ठीक है बोलिए धर्मेंद्र जी बोलिए। देखिए मिश्रा जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था। उसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह झूठ फैलाया था। कभी बोला 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, कभी बोलेगा हम सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जो आपके जिला पंचायत के चुनाव हुए, उस जिला पंचायत के चुनाव में जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं पूरी तरह से एक साथ आकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया और उसका नतीजा था समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत थी। उसी से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी। अगली बात जो मुख्तार अंसारी जी के भाई की बात कर रहे हैं, अब आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इस बात को आप मानते हैं? लेकिन पाकिस्तान में जाके देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाएं, इसका मतलब दुश्मन के साथ खड़े हो गए। तो उससे कम से कम हम खराब काम तो नहीं कर रहे। उनके भाई पर कोई चार्ज नहीं है, वो अगर मान लीजिए उनके भाई पर कोई चार्ज नहीं है, इस तरह का आपराधिक मामले नहीं है, तो हमारी पार्टी में तो नहीं आ जाते हैं। भाई आप मुझे बता दीजिए, मुख्तार अंसारी जी को अगर धर्म के हिसाब से सोचा जाए तो आपके यहाँ जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं उनको भी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, इनको शहनवाज हुसैन जी को भी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। ये क्या मतलब होता है इसका? आप गलत इसको भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित नहीं कर रहा हूँ मैं। आप मुझे बताइए, बता दीजिए मिश्रा जी, अखिलेश जी ने माफियाओं के खिलाफ एक पार्टी में ही एक आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी दागी छवि के व्यक्ति को अपने पार्टी में सम्मिलित नहीं होने देंगे। और ये आज भी नहीं लेंगे ये बात आप आज भी नहीं लेंगे। मुख्तार अंसारी जी के भाई पर कौन सा दाग है मुझे बताइए आप। बता दीजिए, जाके देखिए वहां पे कई चार्जेस हैं। अरे मैडम नाम तो बता दीजिए, गाजीपुर थाने में नाम तो बता दीजिए।
चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रावत जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी, साक्षी जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। देखिए समय की बहुत कमी है, ठीक है, ठीक है, देखिए समय की बहुत कमी है। रावत जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी पक्ष सुन लीजिए। ठीक है, धर्मेंद्र जी, साक्षी जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी, जो आरोपी है जेल सलाखों के पीछे है, हम अपना पक्ष और विपक्ष नहीं देख ठीक है, रावत जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी, साक्षी जी, ठीक है, ठीक है, देखिए समय की बहुत कमी है, सबको अपना अपना पक्ष बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है, रावत जी, जो तमाम बातें आपके आसपास हो रही, क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति या फिर आस्था पर राजनीति हर एक पार्टी करती है, लेकिन ऐसे में क्या सही है, क्या गलत है, ये आपका पक्ष क्या होगा इस पर? देखिए सचिन जी, अभी साक्षी जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। बुलंदशहर की घटना पूरे उत्तर प्रदेश देश को याद है। जिस तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा बजरंग दल के लोगों ने सुबोध सहाय की जो हत्या की थी, जो इंस्पेक्टर थे, जी जी, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि इस तरह जंगल राज वहां व्याप्त कराया गया था। आज दंगे वाले लोग सत्ता में बैठ गए हैं और वही लोग सुनियोजित अपराध करा रहे हैं। ये जो सुनियोजित अपराध है, ये दंगे से बड़ा होता है। जब एक विशेष वर्ग के लोग दलितों पे उत्पीड़न करते हैं, ब्राह्मणों पे उत्पीड़न करते हैं, हर वर्ग को डिटेन करते हैं, तो दंगे से सबसे ज्यादा बड़ा अपराध सुनियोजित अपराध होता है। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद होता है, लेकिन उस पे बैठ करके बाबा जी ठोक दो, मार दो, काट दो, पीट दो, अगर इस तरह से संबोधन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो मैं वही बता रहा हूं कि आपकी भाषा और आपकी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है, साक्षी जी माफ कीजिएगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया और इस डिबेट में आपने हिस्सा लिया। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अयोध्या के जरिए पूरी कोशिश ये की जा रही है कि हम सत्ता पर काबिज कैसे हों। ये तो साफ हो चुका है, जितने भी दल हैं वो एक कदम उठा रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो आपको अयोध्या के रास्ते जाना होगा। लेकिन अब जनता किसको चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।